बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों LSCS यानी सी सेक्शन के ऊपर हम एक वीडियो की सीरीज़ बना रहे हैं। उस सिलसिले की आज तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। पहली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि LSCS यानी सी सेक्शन होता क्या है। दूसरी वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि इसके इम्पॉर्टेंट काजेस क्या हैं, इसकी वजूहात क्या है। ये वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जाकर आप इनको देख सकते हैं, या इसका लिंक ऊपर हमने पॉपअप के अंदर दे दिया है, यहाँ से भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं। आज इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम सी सेक्शन की कॉम्प्लिकेशन यानी इसके मसाइल और इसकी पेचीदगियों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हर ऑपरेशन की तरह सी सेक्शन की भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। नंबर 1, वो कॉम्प्लिकेशन जो एनेस्थीसिया यानी बेहोशी के साथ कॉम्प्लिकेशन जुड़ी हुई हैं। बेहोशी हमेशा 2 तरह की होती है, या स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, कमर के अंदर टीका लगाकर ज़्यादातर इस तरीके से ये ऑपरेशन किया जाता है। और दूसरा तरीका होता है मुकम्मल बेहोशी वाला, जिसके अंदर मरीज़ को मुकम्मल बेहोश किया जाता है। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है, कमर के अंदर टीका लगाने वाला काम, एक तो इससे पेन कमर के अंदर भी काफ़ी अरसा तक रहता है, और दूसरी इसकी बहुत ही ड्रास्टिक किस्म की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो है हाइपोवोलीमिक शॉक। बाद औक़ात पेशेंट का इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर नीचे डाउन हो जाता है कि वो इरिवर्सिबल हो जाता है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। और दूसरी कॉम्प्लिकेशन मेडिसिन के साथ है। किसी भी मेडिसिन से आपको एलर्जी हो सकती है और उस एलर्जी से आगे मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे जो कॉम्प्लिकेशन है, हर ऑपरेशन की तरह सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ऑपरेशन के बाद किसी भी शख्स का चांसेस होते हैं, जितने भी अच्छे स्टेराइल कंडीशन रखी जाएं, कि वूंड के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन होता है। और अगर आपको सर्जरी के बाद सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हुई है तो उसकी वजह से आपको फीवर भी और लेटर ऑन इवन के सेप्टिसीमिया तक भी हो सकता है। और अगर आपका ज़ख़म बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो ये ज़ख़म खुल भी सकता है, जिसको हम वूंड डिहिसेंस का नाम देते हैं। तीसरी कॉम्प्लिकेशन ब्लड लॉस। चूँकि यूट्रस बहुत ही वेस्कुलर एरिया होता है, उस टाइम उसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, और अगर यूट्रस प्रॉपर तरीके से बच्चे की डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट ना करे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिससे इवन के माँ की जान भी जा सकती है। और इस ब्लीडिंग को PPH यानी पोस्टपार्टम हेमरेज कहा जाता है। नंबर 4, इस ऑपरेशन के दौरान इसके सराउंडिंग में इर्द गिर्द में जो ऑर्गन मौजूद होते हैं उनको भी इंजरी हो सकती है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो यूरिनरी ब्लैडर है, मसाना, जो कि बिल्कुल इसके सामने फ्रंट पे मौजूद हो सकता है, और साथ ही आंतड़ियों को भी डैमेज हो सकता है। और इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन, आप आंतड़ियों को काट सकते हैं या उनको इंजर्ड कर सकते हैं, या यूरिनल ब्लैडर को आप इंजर कर सकते हैं इस प्रोसीजर के दौरान। और बाद औक़ात आपको पता नहीं चलता, छोटी इंजरी हो जाती है, जिनकी वजह से लेटर ऑन VVF विजाको वेजाइनल फिस्टुला भी बन सकता है, यानी 2 रास्ते आपस में मिल जाते हैं। नंबर 5, दोस्तों, बाद औक़ात ऐसे होता है कि बच्चे के डिलीवरी के बाद यूट्रस इतनी बड़े साइज़ की होती है, वो कंट्रैक्ट होकर छोटी हो जाती है। लेकिन अगर यूट्रस कंट्रैक्ट ना करे तो इसको कहा जाता है एटोनी ऑफ द यूट्रस। और सम टाइम इस कदर शदीद ब्लीडिंग होती है कि फ़ीमेल की जान बचाने के लिए उसकी यूट्रस को भी निकालना पड़ता है,
जिसको हम हिस्टेक्टमी भी कहते हैं, थेराप्यूटिक हिस्टेक्टमी। नंबर 6, दोस्तों जैसे ही ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद काफ़ी दिनों तक फीमेल जो है बेड के ऊपर बेड रिडन रहती है, जिसकी वजह से उसकी टांगों के अंदर खून जम सकता है और उसकी टांगों की स्वेलिंग हो सकती है, जिसको हम डीवीटी कहते हैं, यानी डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। नंबर 7, ऑपरेशन के बाद फीमेल के ज़हन के अंदर ये बात आती है कि आने वाले दौर में भी, आने वाली प्रेगनेंसीज़ के अंदर भी मेरे ऑपरेशन होंगे, पता नहीं मेरा ज़ख़म ना ख़राब हो जाए, ब्लड लॉस हो जाता है, और इसकी वजह से बहुत ही इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ और डिस्टर्बेंसेस भी फीमेल को फेस करना पड़ती हैं। नंबर 8, दोस्तों ऑपरेशन के बाद जिस तरह हर जगह के अंदर एक स्कार बनता है, वो ज़ख़म का निशान बनता है, इसी तरह जहाँ से हम यूट्रस को काटते हैं, इसको काटने के बाद जब वो हील करती है तो वो जगह ऐसी मजबूत नहीं रहती, और आने वाली जो प्रेगनेंसीज होती हैं या डिलीवरीज होती हैं उनके दौरान यूट्रस के फटने का भी चांस होता है, और आने वाली प्रेगनेंसी के अंदर भी कॉम्प्लिकेशन होने का अंदेशा होता है। नंबर 9, अगर किसी खातून का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो और उसको मैनेज ना किया जा सके तो इवन कई ख़वातीन की डेथ भी हो सकती है। नंबर 10, हार्म टू द बेबी, जब ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होती है, बच्चा बाकी पेल्विस के अंदर फंसा हुआ होता है और उसको निकाला जाता है, तो इस निकालने के दौरान बच्चे की नेक को भी कभी इंजरी हो सकती है, और बाद औक़ात बच्चों की जो लॉन्ग बोन्स हैं, जिस तरह फीमर है या ह्यूमरस है, इनके फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। एंड लास्ट इज़ एडहेरेंस, जब आप सर्जरी करते हैं, अल्लाह ताला ने हमारे पेट के अंदर जो झिल्ली बनाई है, जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, ये पेरिटोनियम बिल्कुल बहुत फाइन सी होती है और इसके साथ कोई चीज़ भी अडहेरेंट नहीं होती, जुड़ती नहीं है। लेकिन जब आप ऑपरेशन करते हैं, जितना भी ऑपरेशन आप फाइन कर लें, तो ऑपरेशन के बाद वो चीज़ें आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसको अडहेरेंस कहते हैं, और इन अडहेरेंस की वजह से लेटर ऑन आपको इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, यानी आपका बड़ा पखाना बंद हो सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।